इस साल भर तैयारी कर दी है, अपना फुल पोटेंशियल दे दिया है, लेकिन फिर भी 120 130 से ज्यादा नंबर बढ़ ही नहीं रहे हैं। मेंस तो दूर की बात है, टियर 1 भी क्लियर कर पाएंगे कि नहीं डाउट में है। तो इस वीडियो में जितने सारे मिस्टेक्स बताने वाली हूँ ना, कुछ ना कुछ आप जरूर कर रहे हो, इनमें से 100% ये सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड हैं। तो देखो कौन सा मिस्टेक कर रहे हो और उसको अभी अभी सुधार लो, तो भी एग्जाम तक आपके नंबर 100% बढ़ जाएंगे। दिस माई गारंटी। फर्स्ट मिस्टेक इज योर अप्रोच। ये मोस्टली मैथ्स और रीजनिंग में एप्लीकेबल है। हो सकता है कि आप ऐसे मेथड्स को यूज कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो कि आज के टाइम के हिसाब से काफी लेंदी है, क्योंकि अब के टाइम पर काफी शॉर्ट मेथड्स आ चुके हैं मार्केट में, जिसमें आप इजीली 20 से 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी भी अगर आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे मेथड से कर रहे हो जिसमें कि आपको 40, 50, 60 सेकंड या 1.5 मिनट तक का भी टाइम लग रहा है, इसका मतलब आप काफी पीछे चल रहे हो। और इसके चक्कर में होता क्या है, या तो आप मैथ्स का पूरा सेक्शन या रीजनिंग का पूरा सेक्शन देख ही नहीं पाते हो और आपका टाइम खत्म हो जाता है, या फिर आप पेपर ही पूरा नहीं देख पाते हो सकता है लास्ट में जीएस के इजी क्वेश्चंस है या इंग्लिश के इजी क्वेश्चंस है जो आप लास्ट में सॉल्व करते हो, उनको आप कर ही नहीं पाए और आपका टाइम खत्म हो गया। तो अप्रोच गलत होने की वजह से आपका टाइम बेवजह का किल होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम काफी ओल्ड फैशन्ड मेथड्स को यूज कर रहे हैं। जैसे कि मुझे भी नहीं पता था, मैं सीपी के क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व किया करती थी जिसमें मुझे बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट और मेंटल फोकस करना पड़ता था और मेंटल फटीग हो जाता था। आगे के क्वेश्चंस के लिए इतना स्ट्रेंथ ही नहीं बचता था मैथ्स में। लेकिन बाद में मुझे पता लगा एक ग्रुप में जब मैं ऐड हुई कि अच्छा इसको तो इस तरह से बनाया जा सकता है, जो कि काफी ज्यादा टाइम सेविंग था मेरे लिए। और इजीली बनने से क्या होता है, आपके दिमाग इतना फटीग नहीं होता और आगे क्वेश्चंस भी आप इजीली एनर्जेटिक और मोटिवेटेड होकर कर पाते हो। इसीलिए अप्रोच सही रखो। आपको कैसे पता लगेगा, तो आप या तो किसी एक सीरियस एस्पिरेंट्स वाले ग्रुप में ऐड हो जाओ और जिन भी क्वेश्चंस पर आपको ऐसा लग रहा है मॉक टेस्ट देने के दौरान कि अच्छा इसमें मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम लगा है, ऊपर में टाइम शो करता रहता है, तो उन सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करो, उस ग्रुप में सेंड करो। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे, तो उनको देखो कौन सा मेथड्स को वो यूज कर रहे हैं। अगर कोई आपसे बेटर मेथड को यूज कर रहा है तो उससे बात करिए, कैसे बनाया उसको समझिए और फिर उन क्वेश्चंस को उसी शॉर्ट मेथड से करना शुरू करिए। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपके नंबर नहीं बढ़ते हैं। सेम रीजनिंग में है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो छोटे मोटे ट्रिक लगाने से, जो कि बहुत इजी होते हैं, उनसे आपका काफी टाइम सेव हो जाता है और वो इजीली बन जाता है। लेकिन हम बेवजह उसमें दिमाग लगाते हैं। जैसे कि जो ट्रायंगल्स वाले क्वेश्चंस होते थे, लिटरली मैं पहले इनको गिना करती थी कि कितने ट्रायंगल्स हैं, लेकिन इसका बहुत ही इजी मेथड होता है। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि ट्रिक लगते होंगे। जैसे कि पहले मैंने जो ABCD होता है, इसका जो न्यूमेरिकल नंबर होता है, जैसे कि A का 1 हो गया, B का 2 हो गया, वो मैं मेमोरी में याद ही नहीं रखती थी। जैसे S बोला तो मुझे याद नहीं आएगा कि कितना होता था, लेकिन बाद में मैंने इसको रटना शुरू कर दिया। तो सिमिलरली छोटे मोटे ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपका टाइम सेव कर सकते हैं, या अप्रोच ऐसे हैं जो आपका टाइम सेव कर सकते हैं, तो उनको यूज करिए, जिससे आप पेपर को कॉन्फिडेंटली और मोटिवेटेड होकर के पूरा अटेम्प्ट करिए ताकि आपके नंबर बढ़े। इसके बाद बहुत बड़ा रीजन बहुतों के साथ ऐसा होगा, कैलकुलेशन स्लो होना। देखिए अब सेक्शनल टाइमिंग के साथ पेपर आने वाला, आप एक्सपेक्ट करिए 2026 सेक्शनल टाइमिंग के साथ ही आने वाला है। तो इसमें कैलकुलेशन और अप्रोच, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा रोल प्ले करेंगी, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग में आपको स्पीड पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। उस टाइम के अंदर अंदर आपको खत्म करना है। स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग में आपको बहुत इस चीज में ध्यान देना पड़ेगा, स्पीड के ऊपर। तो इसीलिए कैलकुलेशन आप देखो, अगर मॉक में आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार मेरा कैलकुलेशन के अंदर मैं अटक जा रही हूँ, तो फिर कैलकुलेशन को ढंग से करो। आपको एटलीस्ट बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स जो प्रैक्टिकल है और बहुत सारे क्वेश्चंस पर लगते हो, तो आने ही आनी चाहिए। पहले मुझे भी लगता था कि कैलकुलेशन में क्या है, हम बेसिक मेथड से कैलकुलेशन करके कर लेंगे। इनफैक्ट मैं तो मॉक में कैलकुलेटर लेकर के भी बैठ जाती थी और मुझे लगता था एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे। लेकिन ऐसा अगर आप कुछ कर रहे हो तो अभी के अभी रोक दो, अभी भी टाइम है। 1 महीने में भी कैलकुलेशन आप अपनी अच्छी कर सकते हो। कुछ बेसिक तरीके होते हैं, जैसे कि स्प्लिटिंग मेथड हो गया, डिवीजन का कुछ बेसिक रूल्स होता है, यूनिट डिजिट होता है, अप्रॉक्सीमेशन होता है। तो कैलकुलेशन ट्रिक के ऊपर में मैंने पूरी ये वीडियो बनाई हुई है, आप इसको जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। इसमें कोई बहुत ही फैंसी चीजें मैंने नहीं बताई है, जो एक्चुअली काम करती हैं एग्जाम में, जो आप अभी भी प्रैक्टिस करके सीख सकते हो। क्योंकि आप बहुत हाई फाई कैलकुलेशन ट्रिक सीख लोगे तो एग्जाम में यार इतना टाइम नहीं होता है कि हम बहुत ज्यादा चीजों को वहां पर अप्लाई कर पाएं। जो आप रट के गए हो, जो आपने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे यूज किया हुआ है ना, वही जाकर आप एग्जाम में यूज करोगे, कोई भी फैंसी चीज यूज नहीं कर पाओगे। इसीलिए बेसिक बट प्रैक्टिकल चीजें आप कैलकुलेशन के लिए सीखो और कैलकुलेशन स्पीड करो ही करो।
या आपका रीजनिंग और मैथ्स दोनों में एप्लीकेबल है। देखना इस वजह से हो सकता है कि आप अटक रहे हो मॉक में, आप पूरा का पूरा सेक्शन भी नहीं देख पा रहे हो, या पेपर पूरा नहीं कर पा रहे हो, या फिर अटकने की वजह से डीमोटिवेटेड हो जा रहे हो, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है और आप पेपर में कम नंबर लेकर के आ रहे हो। तो कैलकुलेशन को आप ढंग से देख लेना। अब आप कैसे देखोगे, तो सिमिलर मैंने बताया ना, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन है, आपको लग रहा है कि अच्छा इसको तो थोड़ा हो सकता है अगर शॉर्ट में हो जाता तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता, तो आप ग्रुप में डालो, वहां पर पूछो लोगों से कि अच्छा इसका कैलकुलेशन का कोई और तरीका है क्या। वहां पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो आपको बताएंगे। और दूसरा क्या तरीका है, जब टीचर सॉल्व कर रहे हैं, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, तो वो जब क्वेश्चन करवा रहे होंगे, वो जब सॉल्व कर रहे होंगे, उनको ऑब्जर्व करो कि वो कैसे कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऐसे ही सीखा जाता है, ऑब्जर्व कर करके। तो जब आपको लगे कि अच्छा ये इन्होंने इस तरह से किया, उसको नोट करो और फिर उनको अलग अलग क्वेश्चंस पर लगाओ। ऑफलाइन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो उस चीज़ के ऊपर में। अल्टीमेटली आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से नहीं होगा। क्योंकि मैंने बताया ना, जो आप ऑब्जर्व करोगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्जाम में कुछ अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो ऑब्जर्व करके सीखो, ग्रुप के थ्रू सीखो। और कोई बुक यार कैलकुलेशन के लिए मत लो, अभी तो बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि कुछ ही टाइम है एग्जाम में 2026 वालों के लिए। इनफैक्ट कोई भी कैलकुलेशन के लिए कोई बुक की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्वेशन से ही आप सीख सकते हो इजीली। थर्ड मिस्टेक जो आप कर रहे होगे, जो कि बहुत बड़ा रीजन था मेरे कम नंबर लाने का, वो है सिली मिस्टेक्स। ऐसे मिस्टेक्स जो कि आपको पता भी नहीं लगता आप करते हो, आपको क्वेश्चन आते हुए भी आप अंधों वाली गलती। और मुझे लगता है ऐसे जब भी आप मिस्टेक्स करो ना, अपने आप को 1-2 थप्पड़ लगाया करो ताकि आपको आगे से याद रखे। और एक बात बताऊं, सिली मिस्टेक का ना एक पैटर्न होता है, एक ही टाइप के क्वेश्चन में आप बार बार सिली मिस्टेक करते हो। कुछ फेमस सिली मिस्टेक्स जो मैं करती थी आज भी मुझे याद है, जैसे कि सिनोनिम पूछा है, मैंने एंटोनिम लगा दिया। सेम वाइज वर्सा, मिल्क इज टू वाटर पूरे क्वेश्चन में चला है, लास्ट में वाटर इज टू मिल्क पूछ लिया और मैंने मिल्क इज टू वाटर ही लगा दिया ऑप्शन में। नेक्स्ट, आज भी मुझे एक क्वेश्चन याद है जिसमें कि मैंने गलती से ये जो रूट दिया हुआ था ना वो नहीं देखा, और इसका इतने इजी क्वेश्चन का मैंने आंसर गलत मार्क किया था। क्वेश्चन में लास्ट में रेडियस की जगह डायमीटर पूछ लिया है, हम 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गए और रेडियस आंसर में लगाकर चले आए। जीएस में कभी कभी इनमें से कौन सा नोबेल प्राइज विनर नहीं है लिखा रहता है, तो हम नहीं को देखना भूल जाते हैं और पहला ही ऑप्शन हमें नोबेल प्राइज विनर का मिलता है, हम उसको टिक लगा कर चले आते हैं। तो ऐसे बहुत सारी गलतियां आपके साथ भी हो रही होंगी जो आपको ऑब्जर्व करनी है कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन में ही मैं अंधों वाली गलती करता हूं। उनको नोट करिए और वापस से उस तरह के क्वेश्चन में आप सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली नहीं होना चाहिए। अपने आप को जब मॉक देने बैठो तो ये पूरा का पूरा रिवाइंड करके बैठो, पिछले जो मॉक्स में आपने गलतियां करी है कि अच्छा इसमें मैंने सिली मिस्टेक किया था, इस बार नहीं देखना। इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो मुझे अलर्ट हो जाना है। और मोस्टली सिली मिस्टेक्स जो है ना वो ईजी क्वेश्चन पर आप करते हो, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन होते हैं उस पर तो आप फुली फोकस्ड रहते हो। ईजी वाले क्वेश्चन लगता है ये क्या है, ये तो तुरंत कर लेंगे हम, और फिर आप गलती करके चले आते हो। तो ओवर कॉन्फिडेंट तो आपको कभी भी नहीं होना है मॉक के दौरान। तो सिली मिस्टेक पर स्पेशली ध्यान दो, इसकी वजह से ही जब नंबर जाते हैं ना तो बड़ा दुख होता है। सो फोकस ऑन दिस। नेक्स्ट मिस्टेक, स्किपिंग नहीं करना मॉक के दौरान। इसको तो मैं कहूंगी कि अगर आपको स्किपिंग नहीं आती ना, मतलब मॉक ही देना नहीं आता, बिकॉज मॉक इज ऑल अबाउट स्किपिंग। कि भैया आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं, सेकंड अटेम्प्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस छोड़ने कौन से मैं कह रही हूँ, करने तो जो है करने हैं, बट छोड़ने कौन से आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, इसका मतलब आप अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। जो क्वेश्चन आता है वो ही आपने सिर्फ किया, बचा टाइम तो बचा, नहीं बचा तो जितना आता था उतना तो कर ही लिया। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है आपका नंबर कम आ रहा होगा, क्योंकि आप एक क्वेश्चन में पर्टिकुलर में अटक जा रहे होगे। सोचते हो इसको तो मैं करूंगा ही, इसको तो मैं करूंगा ही, तो मुझे इजी लग रहा है, इस चैप्टर को तो मैंने बहुत अच्छे से किया हुआ, ईगो पर लेकर के उसमें आप 2-3 मिनट बर्बाद कर दोगे। उसके बाद ऑब्वियसली 2-3 मिनट लगाने पर अगर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो आप डिमोटिवेटेड होगे ही। आगे के क्वेश्चन जब आप करने जाओगे ना तो आपको वही दिमाग में आता रहेगा, वो मुझसे नहीं बना। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको स्किपिंग तो मतलब ऐसे बिल्कुल धुरंधर की तरह आनी चाहिए। और कैसे आएगी, कैसे स्किपिंग करते, इसके ऊपर पूरा मैंने दी बेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब में बोल सकती हूँ, ये अवेलेबल है, जो मैंने बनाई है, डेमो करके दिखाया हुआ है कैसे स्किपिंग करना है, किस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ा जाता है। तो इस वीडियो खत्म होने के बाद एटलीस्ट इस वीडियो को तो जरूर देखना। हो सकता है कि आपको ये तरीका ही नहीं पता हो, इसीलिए आपके नंबर नहीं बढ़ रहे। और इस वीडियो को देखने के बाद इतने ज्यादा मुझे कमेंट्स आए कि मैम हमारे नंबर तो 170 180 आने लग गए हैं, क्योंकि हम जस्ट स्किपिंग करना नहीं जानते थे। तो ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसको जरूर देखना और इस हिसाब से आगे के मॉक्स देना, आपके नंबर पक्का बढ़ेंगे। नेक्स्ट थिंग है रिविजन और प्रैक्टिस की कमी। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम एक बार ही चीजों को पढ़ते हैं और फिर मॉक में लगाते हैं, फिर सोचते हैं कि हमारे नंबर नहीं आए या हमने इसको अप्लाई नहीं किया। देखिए मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक उस चीज को ना आप मॉक में अप्लाई कर पाओगे ना एग्जाम में, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है मॉक या एग्जाम में कि आप बहुत चीजों को सोचो बैठ करके। वहां पर जो आपको जस्ट टिप पर है वही चीज आप अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए फोकस ऑन रिविजन एंड प्रैक्टिस।
अब ये कैसे होगा, आपको कैसे पता लगेगा कि अभी हमें क्या रिविजन और प्रैक्टिस करना चाहिए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपने मॉक दिया, फिर आपने देखा कि अच्छा ये मान लीजिए कि एक दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन है, वो 2-3 बार से ना मेरा गलत हो रहा है, 2-3 बार से मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये छूट रहा है। तो आपको ये हिंट मिल गया ना कि आपका दिल्ली सल्तनत वाला पूरा का पूरा गड़बड़ चल रहा है। आप जाओ, जो नोट्स बनाया होगा आपने बुक से कहीं से तो पढ़ा होगा ना, उसको जाकर रिवाइज कर लो। सिमिलरली अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा मेरा स्पीड एंड टाइम का जो टाइम एंड स्पीड वाला जो चैप्टर है वो मेरे 1-2 मॉक से गलत हो रहा है, तो वैसे हो रहा है, छूट रहा है, तो आप जाओ उस दिन आप स्पीड एंड टाइम वाला पूरा चैप्टर रिवाइज करो। वैसे ही 2-3 चैप्टर्स और आपको निकालने हैं, वो पूरा का पूरा दिन उन्हीं चैप्टर्स को करने में देना है, ताकि अगली बार जब स्पीड एंड टाइम का क्वेश्चन आए तो ना आपका छूटे ना आपका गलत हो। समझ में आया आपको? इसका मतलब है कि आपको अपना वीक पॉइंट पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ पर मैं अटक रहा हूँ, यहाँ पर मेरी गलतियाँ होती हैं, और ये करना ही पड़ता है, सबको करना पड़ता है। ये मत सोचिए कि किसी ने सिलेक्शन लिया हो, वो बिना एनालिसिस के सिलेक्शन, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मॉक में कम नंबर आ जा रहे हैं, आप एनालिसिस नहीं करोगे तो 10 साल बाद भी नंबर कम ही आएंगे, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि आप गड़बड़ कहाँ कर रहे हो, तो इंप्रूव क्या करोगे। इसीलिए मॉक तो दो एनालिसिस करके ये सब जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ ना, इनको निकालो और उस पर वर्क करो। जहाँ आपको लग रहा है कि अच्छा ये यहाँ पे मैं अटक रहा, ये वाला मेरा पॉइंट जो है वो प्रैक्टिस में नहीं है, रिविजन में नहीं है, जस्ट गो एंड रिवाइज आफ्टर मॉक, ठीक है। अगली बार वो चैप्टर से तो आप एटलीस्ट आप गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट मिस्टेक क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, क्वेश्चन में कोई कंसेप्ट ही न्यू होता है, ठीक है, कोई क्वेश्चन ही बिल्कुल अलग तरीके का आ गया और हमें ऐसा लग रहा है कि यार इसको बहुत लोग कर रहे होंगे, हमें भी करना है ना, कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो शायद जिसको करके मेरे नंबर ज्यादा आ जाएंगे दूसरों से। एक चीज आप समझ लीजिए, देखिए जब आप मॉक दे रहे हो या आप रियल एग्जाम में भी हो ना, आपका फोकस कभी भी टफ क्वेश्चंस को करने में नहीं रहना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे जितना आता है उतना मुझे करना है, बाकी छूटे तो छूटे। क्योंकि आपको सच बताऊं, आप यहाँ पर बैठ के सोचते हो कि अच्छा टफ वाला क्वेश्चन मैं कर लूंगा, लेकिन एग्जाम में जाकर के ना जितना आता है उतना ही करना बड़ी बात होती है। उतना ही कर लोगे तो पास हो जाओगे। जितना एक्चुअली आपको आना चाहिए, 1 साल की प्रिपरेशन के बाद आपको PYQs आपसे बन जा रहे हैं, आपसे बुक बन जा रहा है, बढ़िया से प्रैक्टिस करा हुआ है, उतने क्वेश्चंस को अगर आप एग्जाम में कर लोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए डोंट चेज कि भाई मेरे को टफ वाला क्वेश्चन करना ताकि मैं दूसरों से आगे रहूं। नो। नेक्स्ट मिस्टेक क्या है कि जो मेरे साथ बहुत होता था, कॉन्फिडेंस लैक, कि मैं जब मॉक देने बैठती थी या रियल एग्जाम में तो पूछो ही मत, जब मॉक देने बैठती थी ना, तभी मैं जैसे ही स्टार्ट होता था मॉक, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती थी। मुझे लगता था यार पिछली बार भी कम नंबर आया था, इस बार भी कम नंबर आ जाएगा, अगर वापस से कम नंबर आ गया तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाऊंगी, फिर मेरा पढ़ने का मन नहीं करेगा। रेदर देन फोकसिंग ऑन मॉक, मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही होती थी, विच इज़ नॉर्मल, जिसको आप रोक नहीं सकते हो। इसका सोल्यूशन पहला तो है कि आप जब भी मॉक दो ना, एक तो जो पिछले मॉक्स में गड़बड़ियाँ करी हैं उसको 5 मिनट के लिए रिवाइंड करो दिमाग में। अच्छा ये नहीं करना है मुझको, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट, जब आपको लगे 30 सेकेंड स्टार्ट करने में है, फिर अपने आप को कुछ पॉजिटिव चीज़ें बोला कि आई कैन डू इट, आई विल डू माई बेस्ट इन दिस मॉक, मैं स्किपिंग करूंगा, मैं फालतू क्वेश्चंस में नहीं अटकूंगा, मैं नर्वस नहीं होऊंगा। और नेक्स्ट तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दो। जितना ज़्यादा मॉक दोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, उतना नहीं डरोगे। अंडर कॉन्फिडेंट लोगों का क्या होता है ना, जैसे मुझे भी पता है, मेरे को आते हुए क्वेश्चन नहीं बनता था, और ये बहुतों की प्रॉब्लम होती है। जो एग्जाम में जब रहते हैं ना, उनको लगता है कि यार कितना टफ क्वेश्चन है, एग्जाम से बाहर निकलेंगे, आंसर की देखेंगे, फिर देखेंगे अरे भैया ये क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, ये क्वेश्चन गलत कर दिया। ये क्यों होता है? ये कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से होता है। जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, तो कभी भी परिणाम के बारे में एग्जाम में या मॉक में मत सोचो, सीधा देखोगे ये क्वेश्चन और मुझे करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा मॉक दोगे ना, उतना ज़्यादा ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होने लगेगा। आप 100 से ज़्यादा मॉक दे दो प्री से पहले, देखो आपके अंदर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन एनालिसिस कर के मॉक दोगे तब, ये नहीं कि सिर्फ मॉक ही देना, एनालिसिस करने रहे, इंप्रूव करने रहे, कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि बार बार कम नंबर आएंगे। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी है, और इनमें से ही कोई ना कोई गलती आप कर रहे होगे जिसकी वजह से आपके नंबर कम रह रहे हैं। जो भी गलती आप कर रहे हो उनको ठीक करो, आपके नंबर पक्का बढ़ेंगे। भैया मेरे बढ़े तो आपके क्यों नहीं बढ़ेंगे। सो चलिए मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद।